नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML और CSS, जिसके लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहा है HTML5 और CSS 3। इनको सीखना क्यों ज़रूरी है ये आपके सामने दिख भी रहा है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आपको 12 घंटे का ये जो है कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी PDF आपको मिलेगी SSW एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीखना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले 15-20 मिनट में। तो आपको ध्यान से ये वीडियो को देखना है और सुनना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि HTML5 और CSS सीखना क्यों ज़रूरी है। अनावश्यक हम सीखने लगते हैं तो हमको कारण भी तो पता हो कि हम सीखना क्यों ज़रूरी है हमें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इन चैनल्स को आप विज़िट कर सकते हैं। देखिए हमारे आसपास अभी देखेंगे तो हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस मिलेगी वो सारी डिवाइसेस आपको देखने को मिलेगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखने को मिलेगी, यानी कि ये सेमी कंडक्टर के बेस पे यहाँ पे चलती है, IC के बेस पे। जैसे कि लैपटॉप देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, या अन्य जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी डिवाइसेस आपको डिजिटल रूप में देखने को मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में। ठीक है, साथ ही आप अगर देखें तो इन डिवाइसेस को चलाने के लिए आप डायरेक्टली इनको चला नहीं सकते, तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर भी कौन सा होता है वो आगे हम जानेंगे इसके बारे में। तो आपको बेसिक रूप से ये क्लियर है कि जितनी भी डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि डिजिटल रूप से ये काम करती है, और साथ ही इनको ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर लगता है जिससे कि वो चल सकता है, यानी कि कैलकुलेटर हो गया एक प्रकार का हार्डवेयर। क्या हो गया? हार्डवेयर। परंतु उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन कोई भी कंपनी का हो, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। टैबलेट फ़ोन की अगर बात करें तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई PC की या कोई लैपटॉप की, तो इसके लिए भी हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम चला सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर देखें आपके घर में DTH होगा, DTH डिश TV जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये DVD है और ये हो गया आपका DTH। तो इनमें अगर आपस में कम्युनिकेशन करना तो कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। तो पहली मेथड होती है केबल, दूसरी होती है ब्लूटूथ के माध्यम से, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तीसरा होता है इंटरनेट के माध्यम से, जो कि वर्तमान में काफ़ी चल रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं केबल कोई भी हो सकती है, ईथरनेट केबल हो सकती है, या फिर कोई भी एक प्रकार की केबल हो सकती है जिसके माध्यम से आपस में डिवाइस को कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरा मेथड ब्लूटूथ हो सकता है, जो कि आप देखें यूज़ भी किए हैं, हालांकि आज की डेट में बहुत कम यूज़ होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंटरनेट वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी कि WWW लेवल पे ये फैला हुआ है। तो इसके माध्यम से भी हम जो है डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं जो डिवाइस है, देखिए जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर है और कोई अन्य PC है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इनको हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगी? नहीं, डायरेक्ट इसमें कनेक्शन वायर के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर की, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। और जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनमें कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मोबाइल के लिए एंड्रॉयड हो सकता है, एप्पल डिवाइस के लिए iOS, और अगर एप्पल के लैपटॉप है तो उसके लिए होता है मैक। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कोई सिस्टम कंप्यूटर है तो उसके लिए विंडोज़ होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है। सारे जो है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनके माध्यम से हम जो है डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, तो हर एक कंपनी, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, तो उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए। जैसे HP ने HP का लैपटॉप बनाया है। ठीक है, टैबलेट भी आप देख सकते हैं। डेल ने डेल कंपनी का लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट आप देख सकते हैं। देखिए एप्पल कंपनी के द्वारा आप देख सकते हैं एप्पल के लैपटॉप यानी कि PC तैयार किए गए हैं, एप्पल के मोबाइल तैयार किए गए हैं। ठीक है, साथ ही आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के। ठीक है, इसके अलावा ब्लैकबेरी का मोबाइल देख सकते हैं।
तो हर एक में आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ लैपटॉप में आपको विंडोज़ देखने को मिलेगा, कुछ में आपको लाइनेक्स देखने को मिलेगा, कुछ में आपको यूनिक्स, और एप्पल के अगर है तो उसके लिए आपको मैक ओएस देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एप्पल के मोबाइल है तो उसमें आईओएस देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल आप देखें तो उसमें एंड्रॉयड देख सकते हैं, या फिर आप देखते हैं सिम्बियन जो है ब्लैकबेरी के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। अब बात आती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक विंडोज़ है। विंडोज़ वाला जो लैपटॉप है वो, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम में विंडोज़ चल रहा है और इस सिस्टम में लाइनक्स चल रहा है, तो इनमें कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? तो बात आती है कि विंडोज़ और जो लाइनक्स है वो क्या है, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात है कि इनको मॉडिफाई करा जाए, यानी कि मॉडिफाई करे कैसे, ताकि आपस में ये कम्युनिकेशन कर सके। देखिए डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग हो गए कंपनी के, तो उनमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत हुई। तो नेक्स्ट जो समस्या थी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफिकेशन की, तो सभी कंपनी ने मिलकर, जितनी भी कंपनी थी, मतलब अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने आपस में मिलकर डिवाइस इंटरकनेक्टिविटी की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, आपस में निष्कर्ष निकला कि इनको मॉडिफाई करा जाए। जैसे लाइनेक्स है, मैक ओएस है, इसके अलावा विंडोज़ है, आईओएस है, एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, इन सबको आपस में मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफाई इस तरीके से किया जाए ताकि आपस में वो कम्युनिकेट कर सके या कनेक्ट हो सके। तो सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी की समस्या को तो जो है ये सारी जो कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, याहू है, एप्पल है, डेल है, इंटेल है, आईबीएम है, एएमडी, इन सारी कंपनियों ने मिलकर सलाह किया और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन की प्रॉब्लम को यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो क्या सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन की प्रॉब्लम समाप्त हो गई? तो समस्या सॉल्व हो गई क्या? नहीं। तो अब देखिए, अब जो है लाइनेक्स जो है विंडोज़ से कनेक्ट तो हो सकता है, पर एक बात बताइए मुझे, लाइनेक्स की जो वर्किंग है वो अलग है। डेटा रीड करने की मेथड अलग है, डेटा राइट करने की मेथड अलग है, सारी चीज़ें यहाँ अलग है। साथ ही आप देख सकते हैं इसका इंटरप्रेटर अलग काम करेगा, इसका कंपाइलर अलग काम करेगा। अब हम इसमें कोई डाटा फाइल को क्रिएट करते हैं, चलिए डाटा फाइल को हमने क्रिएट कर लिए। अब वो डाटा फाइल को कम्युनिकेट तो कर लिए, यहाँ ट्रांसफ़र भी कर लिए, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसफ़र भी हो गया, पर इसकी डाटा राइट करने की मेथड अलग है, डाटा रीड करने की मेथड अलग है, ठीक है, एक्सेस करने की मेथड अलग, इसका इंटरप्रेटर, कंपाइलर सब अलग है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र कर लेते कोई फाइल, तो क्या यहाँ पे ये काम की है क्या? नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अलग है। तो यहाँ पे ये फाइल रीड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल बनाई गई है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब बात आती है कि देखिए, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो गई समाप्त। अब आती है कि भाई जो डाटा ट्रांसफ़र किया गया है उसको रीड भी तो किया जाए, तो ये समस्या सामने आ गई। तो अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जितनी भी कंपनी थी, उन्होंने देखिए, जैसे मान लीजिए एचपी का लैपटॉप है, डेल का है, एप्पल का है, ठीक है, या मोबाइल है, आप देख सकते हैं, इनमें मुझे बताइए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा चलेगा जिससे कि इंटरनेट चल सके, ठीक है, इंटरनेट चल सके। इंटरनेट चलाने के लिए जो है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ये देखिए, जैसे मान लीजिए विंडोज़ के मोबाइल है, विंडोज़ के लैपटॉप है जितने भी, तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए गूगल क्रोम चलता है, ओपेरा चलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है। साथ ही आप एप्पल के मोबाइल की अगर बात करें तो वहाँ सफारी ब्राउज़र चलता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी जो लैपटॉप बनाती, डिवाइस बनाती है अलग अलग, उनमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चलेगा जिसके थ्रू हम इंटरनेट की सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हमने क्या बोला? वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो मतलब पहले तो इंटरकनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई किसके माध्यम से, कि भाई देखिए, पहले ये एक अलग अलग कंपनी, इनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए क्योंकि कनेक्टिविटी हो सके। इनमें बाद में मॉडिफिकेशन किया गया, फिर उसके बाद रीड राइट करने की दिक्कत हुई, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि इंटरनेट को सर्व कर सकता है। अब इंटरनेट को सर्व करेगा तो भाई इसमें भी कोई ना कोई डाटा होना चाहिए जिससे ये सर्व कर सकें। तो इसमें एक प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, मतलब इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, या इन सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा होता है उसको रीड करने के लिए या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। उस लैंग्वेज को बोला जाता था वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोला जाता था? वेब प्रोग्रामिंग। और ये जो ब्राउज़र थे हर एक डिवाइस में चलते थे, मतलब कोई भी कंपनी अगर डिवाइस बनाएगी तो उसमें इंटरनेट चलाने के लिए अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी जिसे हम बोलते थे वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र अलग अलग कंपनी का हो सकता है, पर काम तो एक ही करेगा। तो काम करेगा तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? वेब प्रोग्रामिंग। कौन सी लैंग्वेज?
वेब प्रोग्रामिंग। अब वेब प्रोग्रामिंग में हमको तीन मुख्य चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है HTML के वर्जन बहुत सारे अपग्रेड हो गए, तो HTML5 अभी चल रहा है। CSS, अब देखिए HTML स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, CSS आपका जो है फॉर्मेट करने का काम करेगा, और जावास्क्रिप्ट आपका एक्टिविटी यानी कि रन टाइम पे जो भी रिस्पॉन्स है वो सारे काम होते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो ये तीनों लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिली जिनको हम बोलते हैं वेब प्रोग्रामिंग, और इनके थ्रू जो भी एप्लीकेशन बनते हैं उन्हें बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्या बनते हैं? वेब एप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले के समय की अगर बात करें तो हमको शुरू में जितनी भी प्रोग्रामिंग, जितनी भी सारी चीज़ें कंपनी मिलती थी वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड होती थी? ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाती थी, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके जो है एक डिवाइस में तो चल सकते थे, ठीक है, परंतु ये दूसरी डिवाइस में चलना इनके लिए थोड़ा कठिन होता था। तो ज़्यादातर कोशिश क्या की गई, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उनको कन्वर्ट किया गया वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाती थी उनको ज़्यादातर मॉडिफाई कर दिया गया ताकि वो वेब एप्लीकेशन बना सके, और वेब एप्लीकेशन बना सके इसका मतलब जितनी भी डिवाइसेस है उसमें वो रन किया जा सके। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं आपको, अभी मैं गूगल क्रोम ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, अब गूगल क्रोम ओपन करें हमने, ये देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। देखिए ये mcu.ac.in इस प्रकार से हमने माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट को ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट को हमने ओपन किया है, तो अभी मेरे पास में विंडोज़ सिस्टम है, विंडोज़ के अंतर्गत मैं गूगल क्रोम का उपयोग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, परंतु यदि मेरे पास में एप्पल का मैक ओएस है और वहाँ पे मेरे पास सफारी है तो भी मैं ये वेबसाइट को खोल सकता हूँ। ठीक है, मोबाइल में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंतर्गत कोई वेब ब्राउज़र है तो उसमें भी मैं इसको खोल सकता हूँ। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट किस में रन हो रही है? वेब ब्राउज़र में। और वेब ब्राउज़र में ये जो है वेब ब्राउज़र में सारी लैंग्वेज जो होती है वो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस की सहायता से हमने इसको बनाया। इसका मतलब वेब ब्राउज़र आपका जो है जितनी भी वेब लैंग्वेजेस है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हमने बात किए थे यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज? वेब प्रोग्रामिंग HTML5 को सपोर्ट करते हैं। हर एक वेब ब्राउज़र आपके HTML5, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब प्रोग्रामिंग है उनको भी मैं बात करूँगा आगे। ठीक है, ASP.NET होती है तो उसमें भी हम डेवलपमेंट सीखेंगे आगे चल के और एडवांस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। इसी को लेकर जो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे HTML का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, 1993 से लेकर अभी तक अगर देखें तो आपको HTML5 यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है। ऐसे CSS की अगर बात करें, देखिए CSS1 से लेकर CSS4 यानी कि CSS3 हमने देखे तभी, तो CSS4 देखने को मिलता है। इनके सारे ट्यूटोरियल हम देखेंगे विस्तार से, और ठीक है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी हम आगे इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल यहाँ पे देख लेंगे। जावास्क्रिप्ट जिसे लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था पहले, इसके भी अपग्रेडेड वर्जन यानी कि धीरे धीरे ये जो है अपग्रेड होती जा रही है, और लेटेस्ट वर्जन जितने भी है वो सारे वेब ब्राउज़र यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी में भी प्लगइन या अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जैसे कि जावा, आप जानते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी डिवाइस होती है, आप देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस गेम बनाने के लिए, रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए जावा उपयोग किया जाता था पहले। विजुअल बेसिक के द्वारा हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, C++ जो विजुअल C++ उसके थ्रू बनाते थे। तो इनमें पहले बनाया जाता था क्या? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इनमें बनाया जाता था पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पर इनको भी बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डिमांड बहुत कम है। आप मार्केट में देखोगे तो ज़्यादातर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चल रही है? वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि जिसके थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं वो लैंग्वेज की डिमांड ज़्यादा है। और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता है उनके लिए भी मैं बता दूं कि वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और इसी को देखकर हर एक कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, जैसे कि हम देखें तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, विंडोज़ 7 है, 8 है, एंड्रॉयड है, इसके अलावा विंडोज़ 10 भी आ गया, विंडोज़ 11 भी आ गया, विंडोज़ 12 भी आने वाला है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें जो वेब ब्राउज़र यूज़ हो रहा है उसमें इन सभी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसकी डिमांड काफ़ी हाई है। ठीक है,
इसके साथ ही डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, इनके वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जावा का मैं अभी बनाने वाला हूँ, विजुअल बेसिक का ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। फिर भी लेटेस्ट जो भी ट्यूटोरियल है वो मैं लेकर आऊँगा आगे चल के। तो आप देखें डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उनकी डिमांड अभी बहुत कम हो चुकी है, यानी कि 100% में से अगर देखें तो 5% आपको मार्केट में इनकी डिमांड देखने को मिलती है, क्योंकि इनको हम जो है एक सिस्टम में यूज़ किए जा सकते हैं, परंतु दूसरे सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम देखें तो HTML5, HTML3, CSS3 देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट है, नोड JS देख सकते हैं। इन सारी लैंग्वेज के द्वारा जो एप्लीकेशन बनाया जाता है वो वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं, और मार्केट में इनकी डिमांड आप देखोगे तो 95% एरिया को इन्होंने कवर कर चुका है अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफ़ी आसान है। वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वेब एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, और वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे HTML5 होना। देखिए आप देख सकते हैं HTML5 में जो बनाया जा रहा है वो सारे वेब एप्लीकेशन कहला रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी को ध्यान में रखकर अपनी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनको वेब बेस्ड कर दिया है, कन्वर्ट करना यानी मॉडिफाई कर दिया है, जिसके अंतर्गत VB.NET आप देख सकते हैं, ASP.NET देख सकते हैं, C#.NET देख सकते हैं। देखिए VB.NET, ASP.NET की ट्यूटोरियल ऑलरेडी है। C#.NEट का जो है मैंने 9 या 12 घंटे का ऐसा देख सकते हैं आप, ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी तीनों की ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा जावा ने भी, जावा कंपनी है जिसने आप देख सकते हैं सन कंपनी है, तो जावा ने अपने जो प्रोडक्ट है जैसे जावा सर्वर पेज है, सर्वलेट है, EGB है, जावा बीन्स है, इनको भी एक प्रकार से अपग्रेड करना चालू कर दिया है, किसके अनुसार? वेब बेस्ड के अनुसार। अब HTML की अगर बात करें तो HTML का काम क्या सिर्फ वेबसाइट बनाना है? नहीं, वेबसाइट बनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं जितनी भी लेटेस्ट डिवाइसेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आप देखोगे कार है, कार के बाद आप देख सकते हैं बाइक है। तो ये सारी बाइक और सारी कार अभी देखेंगे लेटेस्ट में तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में आने लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू इनको ट्रैक किया जा सकता है, सारी जो है चेकिंग की जा सकती है, सर्विसिंग के दौरान इनमें जो है टेस्टिंग आसानी से हो जाती है। तो ये सारी डिवाइसेस के अंतर्गत आप देख सकते हैं कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, और वेब एप्लीकेशन में जो है HTML5 देखने को मिलता है, यानी कि इन सारी डिवाइस, लेटेस्ट ऑटोमोबाइल डिवाइस है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो HTML5 को आसानी से सपोर्ट कर रही, ठीक है। तो HTML कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम में अगर देखिए GPS आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जियो लोकेशन के द्वारा जो है एडवांस जो API है उसको यूज़ करके स्मार्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू ये अपनी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वेब एप्लीकेशन है जितने भी, उसमें आपको पहले के जो वर्जन है उसमें देखने को मिलता था डिवाइस स्क्रीन का साइज़ देखने को मिलता था, और साथ ही रेजोल्यूशन, ये दो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। किसी डिवाइस का साइज़ इस प्रकार का है, किसी का साइज़ इस प्रकार का है, किसी का लैंडस्केप में है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। परंतु HTML5 के आने के पश्चात इन सारी प्रॉब्लम से निजात मिल चुका है, यानी कि इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है, ठीक है। तो स्क्रीन साइज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन में, ना ही रेजोल्यूशन जैसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही टच स्क्रीन वाले जितनी भी डिवाइस है उसमें पहले प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, एक्सटेंशन की, पर अब जो है किसी भी प्रकार के प्लगइन्स और एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके अलावा वीडियो ऑडियो को आसानी से सपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसमें भी किसी प्रकार के प्लगइन्स जो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग फाइल होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सभी वेब ब्राउज़र आसानी से इन प्लगइन्स के साथ में बनाया जा रहा है। लोकल स्टोरेज की फैसिलिटी ये देते हैं, मतलब हम ब्राउज़र के डेटा को सेव कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही SVG को भी सपोर्ट करते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स की पिक्सल घटती और बढ़ती नहीं है, मतलब एक सी रहती है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि गेम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से क्रिएट किया जा सके। तो जितने भी ब्राउज़र है आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के ब्राउज़र देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम देखने को मिलता है ये वाला, मोजिला फायरफॉक्स देखने को मिलता है, सफारी देखने को मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, इन सभी वेब ब्राउज़र के द्वारा
HTML5 का प्रयोग करके ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रदान की जा रही है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रदान की जा रही है जिससे कि वेब एप्लीकेशन में आसानी से हम जो है काम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, सारी काम जो है हम वेब ब्राउज़र में आसानी से कर सकते हैं। और ये सारे जो है पॉसिबिलिटी किसके माध्यम से हुई है? HTML5 के माध्यम से हुई है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वर्जन नंबर है 5। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर देखें तो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में अपना करियर आप बनाना चाहते हैं तो आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी HTML5 सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए HTML5 की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी। HTML5 सीखना क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, तो HTML5 का क्षेत्र या एरिया इतना बड़ा है कि सिर्फ HTML5 सीखने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको CSS भी सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा। तो HTML क्या करता है? HTML स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा तो हम बोल सकते हैं वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब उस वेब पेज को सिस्टमेटिकली सजाने का काम या फॉर्मेट करने का काम कौन करेगा? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावास्क्रिप्ट जो है उस वेब पेज में एक्टिविटी यानी कि एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करेगा। अगर कोई बटन को क्लिक करता तो उसमें एक मैसेज डिस्प्ले हो, तो ये सारे काम किस में होते हैं? जावास्क्रिप्ट में। तो अब समझ में आई बात कि HTML5 भी सीखना जरूरी है, साथ ही साथ CSS भी सीखना जरूरी है और जावास्क्रिप्ट भी सीखना जरूरी है, ताकि बाद में जब आप भविष्य में जो है आपको मतलब इस लाइन में रहना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में रहना है तो अपने कैरियर को आप और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे जितने भी डिग्री लेवल के कोर्स है जैसे कि BCA है, PGDCA है, MCA है, MSc CS है, O लेवल के कोर्स है, A लेवल के है, B लेवल के है, इन सभी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको HTML तो देखने को मिलेगा, परंतु HTML5 का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं होता है। ठीक है, परंतु वेब डेवलपमेंट के रूप में एक सब्जेक्ट जरूर रहता है इन डिग्री कोर्सेज में। तो अगर आप HTML सीख लेते हैं तो आपको हर जगह यहाँ पे इन कोर्सेज में भी जो है आसानी मिल सकती है। ठीक है, एक सब्जेक्ट जरूर रहता है हर एक जो कोर्स है उसमें, कंप्यूटर वाले जितने भी कोर्स है उसमें आपको वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कोर्स देखने को मिलता है। तो अगर आप HTML5, जावास्क्रिप्ट और CSS सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली यहाँ भी। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने जितनी भी चीज़ें बताया आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी प्रकार की जितनी भी जो वीडियोज़ है कंप्यूटर से रिलेटेड या अन्य जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती है वो आपके लिए काम की हो, तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।